हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज़ एन पार्ट ऑफ बीएससी सेकंड फोर्थ सेमेस्टर। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है। आपका फर्स्ट चैप्टर है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, इन दिस वीडियो हम क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, वाई वी नीड दिस, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि हमें पता, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपना खुद का एक एडवांटेज है। जैसे यूवी स्पेक्ट्रो, आईआर है, एनएमआर है, कार्बन 13, हम 2 टाइप्स की होती है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री और डिफरेंट टाइप की होती हैं आगे जितना आप जाते जाओगे। वैसे हम क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो पहले क्या होता था कि हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में काफ़ी टाइम लगता था, ठीक है, काफ़ी दिन लग जाते थे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में ऑर्गेनिक कंपाउंड की। बट जब स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर हुई, पता चला कि हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम विद इन मिनट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तभी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एवरीडे डिस्कवर होती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम पता लगाते हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कितने टाइप ऑफ प्रोटोन है, व्हाट स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ऑल थिंग्स हम कवर करेंगे और इसका क्या प्रिंसिपल है। फिर हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस हैं कि ये हमें पता है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, वो ये तो है नहीं, उनके जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है, ए और बी, आप कोई भी बॉन्ड मान लो, वो फिक्स तो है नहीं। मॉलिक्यूल रोटेट करते रहते हैं, वाइब्रेशन होती रहती है। वो हम देखते हैं कि लोअर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कैसी वाइब्रेशन होती है, कितने टाइप्स की होती है, सिमेट्रिक है, वो एसिमेट्रिक है, बेंडिंग है। वो ऑल थिंग्स हम पढ़ने वाले हैं आईआर में। और ये आपको पता होना चाहिए कि आईआर कैसी स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इसमें जो भी आईआर रेडिएशन आपके मॉलिक्यूल पे आएंगे तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा उन रेडिएशन को, जितनी अमाउंट की उसको चाहिए, एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। जो डिफरेंट टाइप हम ट्रांजिशन इसमें पढ़ेंगे, एक्साइटेशन, वाइब्रेशन होगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे, जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप, सिंपल पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ही क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि आईआर क्या है। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपल मतलब क्या होता है, आपका इंटरेक्शन होता है सिंपल मैटर का। कोई भी मैटर है आपका, उसका किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। हमें पता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डिफरेंट टाइप, उसके अंदर यूवी भी है, आईआर है, मतलब विजिबल रीजन है। आप इसको EM, इसमें क्या होता है, RMI, UV, XD, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में रेडियो वेव भी होती है, माइक्रो है, उसमें IR है, विजिबल, UV, गैक्स, गामा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर कोई भी मैटर के ऊपर गिरी तो उनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। अब देखते हैं हम, जैसे UV है आपका, वो विजिबल रीजन में होती है, ठीक है। और जैसे IR है, उसके लिए इंफ्रारेड रीजन चाहिए। तो आपको जब कोई भी मैटर है उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है, वो सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा कि जैसे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया आपने, उसके ऊपर जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली और इस मॉलिक्यूल को IR रीजन के अंदर, जो हम बताएंगे आपको कि IR रीजन कौन सा होता है, उस IR रीजन के अंदर जितनी इसको चाहिए थी उतनी इसको एनर्जी मिली, फिर ये अपना एनर्जी लेके एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन पे जाएगा, यहाँ पे वाइब्रेशन हुई उसने। तो ये हम पढ़ते हैं आईआर में। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता, ये वैसे मेनली यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए। क्या होता है मेन इसका वर्क, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। वैसे सिंपल आपका मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है हमें। जितनी भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं उनको हम चाहते हैं कि हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर पाएँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी, यूवी में क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती थी। वो मेनली तो एनसेचुरेशन को बताती थी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। और जो आईआर होती है वो मेनली आपको फंक्शनल ग्रुप को बताती है कि आपके OH है, NO2 है, मतलब कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं बता पाती, बट कुछ तक हमारे पास सजेस्ट कर पाती है कि हाँ, ये स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है आईआर। फिर हम जैसे NMR पढ़ते हैं, वो भी 2 टाइप की होती है, प्रोटोन है, वो कार्बन 13 है, उसमें हम बताते हैं कितने टाइप ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप की। फिर मास स्पेक्ट्रोमीट्री में फ्रेगमेंटेशन, वो अलग टाइप की हो जाती है, वो स्पेक्ट्रोमीट्री होती है, ठीक है। तो आईआर रेडिएशन, ये आपको पता चल गया कि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देती है हमें स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं कि जैसे कितने नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड आपका जो भी मॉलिक्यूल है कितना अब्जॉर्ब कर रहा है, फिर हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हर एक फंक्शनल ग्रुप की खुद की एक रेंज मिलेगी। हाँ, इस रेंज में अब जो हम बोल दें, जैसे आपका कीटोन है, कार्बोनियल है, तो उसकी 1715 इतनी रेंज होती है। जैसे OH है आपका 300 500 इतनी होती है। मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रेंज में अब्जॉर्ब करेगा। आईआर रेंज में तो जिस रेंज में वो अब्जॉर्ब कर रहा है, फिर आपका जो स्पेक्ट्रम आता है तो हम पता लगा पाते हैं हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या होता है आईआर का। 1 मार्क्स में ही पूछ लेते हैं सबसे पहले कि आईआर का रीजन क्या होता है।
तो उसकी वैल्यू होती है 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन। और एक थिंग्स और पता होनी चाहिए कि जो हम IR की जो रेंज, इसको हम 2 टर्म में मेज़र करते हैं, या तो आप वेवलेंथ में मेज़र कर लो या आप किस में कर लो, वेव नंबर में कर लो। ठीक है, वेव नंबर के टर्म में करोगे तो जो IR रीजन होता है वो होता है आपका 4000 से 667, और वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स। वेवलेंथ में करोगे तो आपका 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन होता है। ठीक है, माइक्रोन। तो आपका ये तो हो गया जो मोस्ट IR रीजन है, जहाँ से हम मॉलिक्यूल हमारा ऑब्जॉर्व करता है। इसमें एक टर्म और आती है, एक होता है आपका नियर IR और एक होता है आपका फार IR। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि नियर IR रीजन कौन सा होता है और फार IR रीजन। जैसे मान लीजिए आपका रीजन है, अब इसके नज़दीक जो भी रीजन उसको नियर, जो फार है उसको फार रीजन, तो वो पता होना चाहिए आपको कितना है। तो आप देखो सिंपल सी टेबल ये देखो, ये आपका होगा सिंपल IR रीजन। ठीक है, और ये होगा आपका नियर IR रीजन और ये होगा आपका फार IR रीजन। ठीक है, आप इसे ऐसे करो। ऊपर तो हम देखेंगे वेवलेंथ की टर्म में। हाँ ठीक है, अब देखो ये नियर IR है आपका, ये IR का जो रीजन है ये फार IR है। ऊपर आप ये वेवलेंथ की टर्म में लिख लीजिए। इसकी वैल्यू होती है यहाँ से जो IR रीजन 15 से लेकर आपका 2.5 माइक्रोन, ये वेवलेंथ है की टर्म में। और यहाँ पर वैल्यू होती है आपका जो फार IR की 200 माइक्रोन, और नियर में वैल्यू होती है 0.8। तो नियर IR रीजन हो गया 0.8 से 2.5, ये वैल्यू आपको याद रखनी है माइंड में। 2.5 से 15 आपका IR रीजन, और जो 15 से 200 माइक्रोन ये हो गया फार IR रीजन। ये तो हमने वेवलेंथ की टर्म में लिख दिया। अब वेव नंबर की टर्म में करेंगे तो यहाँ पे आपका होता है 50 और ये होता है 667 4000। ये हो गया आपका किसकी टर्म में, वेव नंबर की टर्म में, और यहाँ वैल्यू होती है 12 इतनी। ठीक है, वैसे मोस्टली होता है वो वेव नंबर की टर्म में ही हम एक्सप्रेस करते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 667 से 4000 ये रीज़न आपका मेन है, जहाँ पे हमारा डिफरेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो IR को ऑब्जॉर्व करेगा। एक्साइटेशन होंगी, अलग अलग टाइप की वाइब्रेशन, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, वो हम ऑब्जॉर्व कर लेंगे। हाँ, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये आपका रीजन होता है। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नियर IR रीजन की वैल्यू बताओ और फार IR। तो नियर IR आपको पता होना चाहिए, कौन सी टर्म में पूछ रहा है ये भी पता होना चाहिए कि वेवलेंथ में पूछ रहा है, वेव नंबर में। वेव नंबर में तो आप ये वैल्यू रखोगे, अगर वेवलेंथ की टर्म में है तो आप ये वैल्यू बताओगे कि 0.8 से 2.5। ठीक है, तो ये तो आपकी रेंज होगी सिंपल, और आपको पता चल गया कि हाँ IR रीजन कैसे होता है। इसमें रेडिएशन अब्जॉर्ब होते हैं, मॉलिक्यूल एक्साइट करता है, ग्राउंड से एक्साइट में जाता है। रीजन आपको पता चल गया। मेनली हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और जो ग्राफ बनाता है, जो आपका स्पेक्ट्रम है, हम ग्राफ देखते हैं एब्जॉर्प्शन, जब कोई भी मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करता है रेडिएशन को, तो वो आपका ग्राफ किसके बीच में होता है, यहाँ पे तो होता है आपका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, और अगेंस्ट किसके होता है आपका वेव नंबर की। ठीक है, इसको वीडेस को हम वेव नंबर बोलते हैं, जो वेव नंबर की टर्म। ये आपको सिंपल पता भी है। देखो हम क्या करते हैं सिंपल, देखो एनर्जी क्या होती है, एच म्यू, एनर्जी इतनी। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, वी फ्रीक्वेंसी, म्यू इसको हम किस वेवलेंथ के करें तो सी बाई लेमडा, सी स्पीड ऑफ लाइट लेमडा, और 1 बाई लेमडा होता है वेव नंबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, EHC। तो ये टर्म भी हो सकती है आपकी, जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है वेव नंबर की टर्म में। तो ये जो जहाँ पे आपका जो स्पेक्ट्रा आता है मॉलिक्यूल का, वो किसके बीच में होता है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर की टर्म में। ट्रांसमिटेंस क्या होता है कि मॉलिक्यूल ने कितनी एब्जॉर्ब की। देखो एक टर्म होती है एब्जॉर्बेंस, वो होती है आपका log I0 बाई आई। आई नोट जो इंसिडेंट लाइट कितनी है, आई जो ट्रांसमिट होगी कितना गया, वो जो ट्रांसमिटेंस होता है ना वो होता है I बाई आई नोट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट तो I0 होगी और ये कितनी ट्रांसमिट होगी, उनका रेशियो होता है ट्रांसमिटेंस। इसकी वो यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है वो आपको पता है। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि जो IR का जो हम ग्राफ बनाते हैं, जो स्पेक्ट्रा होता है, जो भी मोस्टली जो भी IR स्पेक्ट्रम होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो हम किसके बीच में प्लॉट करते हैं, तो होता है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और अगेंस्ट किसके करते हैं, वेव नंबर के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके बीच में आपका ग्राफ होता है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के। और ये आपको पता ही चल गया कि वेवलेंथ और वेव नंबर में क्या है, तो 1 बाई लेमडा वेव नंबर के। तो कई बार क्वेश्चन में आपको क्या वेवलेंथ मिलेगी और वेव नंबर पूछ लेगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कई बार कि आपको एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। ये तो एच पता आपको। सी स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कांस्टेंट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये पता है आपको। लैम्डा दे रखा है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो 1 बाई लैम्डा करके वेव नंबर की टर्म में। अगर पूछें या सिंपल तो आप एनर्जी की वैल्यू यहाँ से न्यूमेरिकल भी पता, सिंपल वेवलेंथ देख के आपसे वेव नंबर भी पूछ सकता है, तो 1 बाई लैम्डा करके तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। रेंज आपको पता ही दी।
और एब्जॉर्बेंस हमने बता दिया लॉन्ग आई नोट बाई आई होता है, ट्रांसमिटेंस आई बाई आई नोट। या एब्जॉर्बेंस को ट्रांसमिटेंस की टर्म में लिखना चाहता हूँ, वैसे लिख सकते हैं लॉग 1/t, क्योंकि आई बाई आई नोट ये है तो ये रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, तो ये ऑल थिंग सबको पता होनी चाहिए। मेनली हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कितनी रेडिएशन पे ऑब्जॉर्व कर रहा है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पे वो ऑब्जॉर्व करेगा ना उसकी टर्म में। ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग रेंज होती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि देखो प्रिंसिपल क्या है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इंपॉर्टेंट है आपका 2 या 3 मार्क्स में तो पूछा ही जाता है। और वैसे भी आप जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे एक काम कर रहा है, ऑल थिंग्स आपको पता होनी ही चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या है ये हमें पता है कि देखो आईआर रेडिएशन जो भी अब्जॉर्व करती हैं वो किसके कोज एक्साइटेशन होती है मॉलिक्यूल की लोअर से हायर तक, ये तो आपको पता ही है। देखो जहाँ रेडिएशन अब्जॉर्व की ये लोअर स्टेट है, अब्जॉर्व करके वो अपना ग्राउंड स्टेट में चला गया। ठीक है, डिफरेंट। अब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पे क्या और एक टर्म और आप पता आपको होनी चाहिए आपको, देखो डिफरेंट टाइप की एनर्जी लेवल होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपका वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के अंदर रोटेशन होता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की एनर्जी हाई होती है, देन होती है वाइब्रेशनल, देन रोटेशनल। जो आपके टोटल मेन आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसके अंदर क्या होती है वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशन के अंदर क्या होती है रोटेशन। तो जो आईआर होती है उसके अंदर क्या होती है वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल किसमें, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किसमें होती थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांजिशन करते थे वो। अब हमारे पास ये क्या है वाइब्रेशनल और रोटेशनल। हम जानते हैं कि वाइब्रेशनल लेवल किससे एसोसिएट हो गया रोटेशनल लेवल से, क्लोजली स्पेस लाइंस होती हैं इनके बीच में आईआर्स जो भी स्पेक्ट्रा, तो इसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं। क्या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और जितने भी बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल में वो कैपेबल, ये तो है नहीं कि जितने भी बॉन्ड है आपके, मान ले आपका ए बी ये कोई भी मॉलिक्यूल है उनके बीच में ये बॉन्ड है, ये तो है नहीं आपने आईआर रेडिएशन डाली सारे मॉलिक्यूल अब्जॉर्व करके आईआर रेडिएशन को ऊपर एक्साइटेशन करके चले जाएंगे। कुछ कंडीशन होगी कि तब, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है चेंज इन डायपोल मोमेंट। ये मेन बात है आपको क्लियर माइंड में हमेशा फिक्स करनी है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो भी आपका मॉलिक्यूल है वो आईआर एक्टिव होने के लिए, तभी आईआर एक्टिव होगा तभी तो वो आपका रेडिएशन अब्जॉर्व करेगा, हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो मेन कंडीशन क्या है चेंज इन डायपोल मोमेंट। अगर आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे आपका आईआर रेडिएशन हमें कोई भी शो नहीं होगा, वो आईआर इनएक्टिव हो जाएगा। तो मेन कंडीशन क्या है चेंज इन डायपोल मोमेंट, जहाँ इस मॉलिक्यूल में हो रहा है वहीं आपका अब्जॉर्व करेगा आईआर रेडिएशन को और हमें स्पेक्ट्रा देगा। वाइब्रेशनल लेवल हमने देख लिया किससे है, वाइब्रेशन जो भी कंपनी किसे होना चाहिए चेंज इन डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट का चेंज हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे कि आपका वो आईआर एक्टिव है, नहीं हो रहा है डायपोल मोमेंट 0 है तो मीन्स आईआर वो इनएक्टिव है। अब होमो डायोटोमिक मॉलिक्यूल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल H2 है तो H यहाँ पे डायपोल मोमेंट का कुछ चेंज नहीं है तो 0 हो गया। डायपोल मोमेंट सिंपल क्या होता है आपका चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज का सेपरेशन क्या होता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हीटेरोएटोमिक आ जाता है, जैसे HF है ये चार्ज हो गया पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, तो हाँ ये इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू है कुछ भी हो जाए बस 0 नहीं होना चाहिए आपका। तो चेंज इन डायपोल मोमेंट हो रहा है यहाँ पे तो ये आपका आईआर एक्टिव होगा, हमें रेडिएशन देगा। लेकिन ये है सिमेट्रिकल, अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जैसे ये मान लो अपल की सिमेट्रिकल है 2 तो ये भी आपका नहीं होगा, दोनों सेम टाइप के हैं। अगर एसिमेट्रिकल होता तब हो जाता आपका जैसे 3 एटम में 5 वाला। तो डायटोमिक जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है होमो एटोमिक है वो आपके आईआर इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर चेंज इन डायपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, तो आपको आईआर एक्टिव होने के लिए मेन कंडीशन क्या है कि वहाँ पे डायपोल मोमेंट का चेंज होना चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल जैसे आपका कार्बोनियल वाला यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका, जैसे NH ले लो अमीन है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, OH ले लो देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो आपका डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। मीन्स डायपोल मोमेंट चेंज की वैल्यू 0 नहीं है तो ये आईआर एक्टिव है। जब आप रेडिएशन डालोगे यहाँ पे जो भी जिस भी अमाउंट की उसको चाहिए है, देखो सिंपल हम एक्साइटेशन में क्या होते हैं, मान लो आप ये मॉलिक्यूल है इसको ये रीजन है आपका, ये रीजन हमने मान लिया कि इसको इतनी 1600 ये है आपका सेंटीमीटर, इतनी वेव नंबर इतनी एनर्जी चाहिए इसको। अगर इतनी आप आईआर रीजन में ये एनर्जी आ रही है ये उससे मैच करेगी, मान इतनी उसको मिल गई तो यह पूरा एक्साइटेशन कर देगा, फिर बाद में हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा अलग अलग टाइप की सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस का वो हमें देखेंगे। तो आपका मेन कंडीशन पता होना चाहिए कि आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए आपको क्या, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर आईआर इनएक्टिव है तो आपका वो आपका शो नहीं करेगा, कोई भी स्पेक्ट्रा हमें नहीं आएगा। फिर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, हम देखती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जब आप एक्साइटेशन करते हो तो कैसे, और वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे फंडामेंटल वाइब्रेशन होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है, बेंडिंग होती है, सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप की जो भी आपकी ठीक है वो हम पढ़ेंगे। और एक इसमें एक टर्म भी आती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का एक वे होता है 1/2π√k/q, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते, इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ।
हुक्स लॉ क्या होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कई बार कैलकुलेट करनी पूछ ले आपसे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। वाइब्रेशन 1/2 पाई कॉन्स्टेंट, क्या होता है आपका फोर्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट मतलब स्ट्रेंथ, जैसे सिंगल बॉन्ड आपका, एक डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू किसमें ज़्यादा होगी, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है बॉन्ड की, और म्यू होता है आपका रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होता है आपका 1/m1 प्लस 1/m2। दो, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एच एफ का है तो आप आज को पता है आपको मास एफ का पता है, म्यू की वैल्यू निकाल लोगे, के की वैल्यू गिवन है तो 2 पता है आपको, पाई कॉन्स्टेंट होता है 22/7 या 3.14 ले लो, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप। इसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम इसके हेल्प से बता पाते हैं। जैसे 3 या 4 मॉलिक्यूल कंपेरिजन पूछ लेते हैं आपसे कि कौन से की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी, तो आप इन फैक्टर से देख सकते हो, फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास से। आई होप आपको ऑल थिंग्स समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।